बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से जो उम्मीद थी दुनिया को, वो तो पूरी नहीं हुई। यानी बहुत सारे सवालात जो डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से पहले मौजूद थे वो अब भी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी सवाल का ठीक तरीके से जवाब दिया नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता था कि वो जीत का ऐलान करके, जीत की फतह मना के फेस सेविंग के साथ इस जंग से फ़ौरन निकलना चाहता है। लेकिन अगर उसे इस जंग से ना निकलने दिया गया तो वो इस जंग को बढ़ा के बहुत खौफनाक लेवल तक भी ले जा सकता है। सारे रास्ते डोनाल्ड ट्रंप ने खुले हुए थे। और जो कल के दिन में दावे किए गए ईरान की जानिब से कि उन्होंने अमरीकी फौजियों को नुकसान पहुंचाया और वहां पे अमरीकी फौजी कत्ल हुए हैं, इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा उनका फौजी और माली नुकसान होता जाएगा, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी और जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। पेंटागन इतनी बड़ी बेइज्जती के साथ कैसे सरवाइव करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई ना, मैं पहले एग्जैक्टली आपको वो धमकी पढ़ के सुनाता हूं कि किन अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी लगाई। इस धमकी को पूरी दुनिया ने उठाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टका के तनकीद हो रही है। इसको एक शैतानी धमकी करार दिया जा रहा है। इसको एक जालिमाना इकदाम से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, कि अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें बहुत शदीद हमलों में मुब्तला करने वाले हैं, या हम उन्हें बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं अगले 2-3 हफ्तों में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग। हम उन्हें पत्थर के ज़माने में वापस धकेलने वाले हैं, जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं या जिस दौर से उनका ताल्लुक़ है। इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं इस बयान में। एक तो पत्थर के ज़माने में धकेल देने का मतलब यह है कि हर चीज़ तबाह कर देंगे, कोई तरक्की के नाम पे चीज़ बाकी नहीं बचेगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे और पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। यानी बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तालीम और शऊर नहीं है। यानी उन्हें पत्थर के ज़माने में पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना मारेंगे कि हर चीज़ बर्बाद कर देंगे। जैसे तोरा बोरा में अमेरिका ने बमबारी की थी, कारपेट बमबारी। हर कारपेट बमबारी का मतलब ये है जैसे कारपेट बिछता ना, ऐसी बमबारी होती है, हर जगह पे बम गिरते हैं। तो क्या अमेरिकन कौम इतनी बड़ी कॉस्ट उठा सकती है वॉर की? ईरान का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा मुल्क है। या कहीं कोई एटमी हमला तो प्लान नहीं हो रहा, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी एक्सरसाइज हो रही थी कि इन केस ऑफ एनी एटॉमिक अटैक ऑन ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कुछ करना होगा। मोहम्मद सफ़ा ने इसीलिए वहां से रिजाइन भी किया ना। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और दुनिया को इसे रोकना चाहिए। अब एक तो उन्होंने कहा जी कि स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में वापस धकेल देंगे ईरान को, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहां से उनका ताल्लुक है। यानी ये ईरानी कौम की तज़हीक है कि ये पत्थर के ज़माने के ही लोग हैं। ये एक अमेरिका ने ना वक्त के साथ साथ ये चीज़ बहुत दफ़ा की है कि वो दुनिया की बाकी कौमों को अपने से कमतर समझते हैं, और इस वजह से अब उनको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। ईरान की जो तारीख है वो हज़ारों साल पुरानी है, अमेरिका की 250 साल की तारीख है। तो ना इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ईरानियों को अपनी तारीख के ऊपर एक फ़ख्र है और वो हार नहीं मानेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये बात अमेरिकन को लड़ाई से पहले सोचनी चाहिए थी। यही पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी जब पाकिस्तान को दी गई थी तो जनरल मुशर्रफ की टांगें कांप गई थी। जब पाकिस्तानी फौज को, जनरल मुशर्रफ को रिचर्ड आर्मिटेज ने 9/11 के बाद पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी, तो उस वक्त कमांडो जर्नैल परवेज मुशर्रफ चारों शाने चित हो गए थे और उन्होंने अमेरिका के लिए हर वो सहूलतकारी की जो अमेरिका को दरकार थी। नेटो रूट खोल दिए, उन्हें मिलिट्री बेसिस दे दी, हवाई अड्डे दे दिए। पाकिस्तान के अंदर जो है होटलों के अंदर अमरीकी फ़ौजी रहते थे। ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तानी होटलों के पूरे पूरे फ्लोर उन्होंने बुक किए और वहाँ सिस्टम लगा के वो पूरे खित्ते के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। ये परवेज मुशर्रफ ने बहुत सहूलतकारी की। ये तो इमरान खान ने बाद में मुखालफत की और शोर मचाया और ड्रोन हमले रुकवाए, तो तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में। वरना
इसी पत्थर के ज़माने में धकेलने की रिचर्ड आर्मिटेज की धमकी ने उस वक्त के पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और सदर भी था परवेज मुशर्रफ, उसको चारों शाने चित कर दिया था। अब नाजरीन, अमरीकी वजीर दिफा ने सिर्फ एक ही जुमला लिखा है और वो जुमला है बैक टू द स्टोन एज, कि वापस पत्थर के ज़माने में। ये अमरीकी वजीर दिफा है पीट हेक्सेट, उसका ये स्टेटमेंट बड़ा मानी खेज है। यानी अमेरिकन फौज को, पेंटागन को वो तैयार कर रहे हैं एक बहुत बड़े खौफनाक हमले के लिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं लगातार। एक तरफ अमेरिका जंगबंदी चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए, ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले, अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाए, जंगबंदी हो जाए। और अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर अमेरिका क्या करेगा? उसके लिए वो कह रहे जी हम एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने किया क्या? देखिए, एक तो इस बयान में बहुत सारे इबहाम है, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब चाहिए थे वो जवाब नहीं मिले। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि नेतन्याहू और अमेरिका क्या आज भी उसी तरह एक पेज पे हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो अमेरिका के मामलात हैं, लेकिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिका बार बार कहता है कि इस आदमी की गलत असेसमेंट और इसके अंदाजों की वजह से अमेरिका इस लड़ाई में फंस गया। दूसरा यह है कि अमेरिका ने दावा किया था कि हजारों टन मलबे के नीचे जेर जमीन गुज़िश्ता साल होने वाली 12 दिन की लड़ाई में जो यूरेनियम है ईरान की, वो नीचे जमीन में धंस गई है। तो उसको कैसे निकालना है? अब वो यूरेनियम ईरान कैसे अमेरिका के हवाले कर सकता है, इसके ऊपर ट्रंप ने कोई बात नहीं की। जंगबंदी कैसे होगी, कब होगी, इस पर कोई बात नहीं की। आपने हुर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप कहता है खुल जाएगी, लेकिन कैसे खुलेगी, कौन खुलवाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां तो बहुत दी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब ओवरऑल कैसा था, इसका इंपैक्ट क्या है? एक तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर इसके जो असरात पड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शायद ट्रंप को और ट्रंप की जो बिजनेस फैमिली है उनको इससे खेलना आ गया कि एक स्टेटमेंट दो तो बिल्कुल मार्केट डाउन हो जाती है, उस वक्त परचेजिंग करो। दूसरा स्टेटमेंट दो तो मार्केट ऊपर आ जाती है, उस वक्त सेलिंग करो। तो बहुत सारा माफिया इसमें पैसा भी बना रहा होगा। डेफिनेटली जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार होता है, इसमें बहुत पैसा बनता है। आप जंग का खौफ मुसल्लत कर दें, जमीनें सस्ती हो जाती हैं, मार्केट के अंदर शेयर्स गिर जाते हैं कंपनियों के, उस वक्त आप खरीद लें। जैसे ही आप जंग के बादल छांट देते हैं, आप कहते हैं जंग खत्म हो गई, तो साथ ही मार्केट ऊपर जाती है, उस वक्त आप बेच दें। और ये काम अगर आप बार बार करें तो एक महीने में आप अपनी दौलत को दुगना कर सकते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। तो ये जनाब मार्केट के साथ क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो 2.5-3% नीचे आई थी गुज़िश्ता 1-2 दिनों में, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब जंगबंदी होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के वो नरम स्टेटमेंट्स आए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस 25 मिनट के खिताब के फौरन बाद 7% मजीद बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की, वो वहां तक नहीं पहुंची। यानी इमरान खान साहब ने 150 रुपए पर लीटर पेट्रोल बेचा और आलमी मंडी में कीमत आज से ज्यादा थी। मौजूदा हुकूमत 325 रुपए लीटर पेट्रोल और इससे ज्यादा महंगा डीजल बेच रही है, और आलमी मंडी में कीमत इमरान खान के दौर से कम है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बाकी सब कहानियां है। अब नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया इस 25 मिनट के बीच में $500 अरब से ज्यादा मार्केट में गिरावट आई है, ये नुकसान हुआ और स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे गिर गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत लगभग 7% तक बढ़ गई। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ईरान को पत्थर की दुनिया में वापस धकेल देंगे, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को चाहिए कि फौरी तौर पे अमन का नोबेल इनाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में पहुंच जाए और अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप के बूटों के तस्मों के साथ बांध दें और रोजाना बूटों के साथ साथ उस नोबेल इनाम को भी चमकाया करें। यानी हद हो गई है। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ दोनों एक पेज पे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में अमन का नोबेल इनाम दिलवाना ही दिलवाना है। अभी तक शहबाज शरीफ को इस बात की समझ नहीं आई कि अमन के नोबेल इनाम की जो नामजदगी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको वापस ले लेना चाहिए। कोई भी गैरतमंद शख्स होगा, कोई भी आदमी जो इंसानियत को जरा सा भी समझता होगा, वो ये करेगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने कसम खाई है कि इमरान खान ने कहा था ना अर्दली है, तो शहबाज शरीफ उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे।
वो ऐसा नहीं करेंगे, कर भी नहीं पा रहे। नाज़रीन, जिस वक्त ट्रंप अपनी तकरीर में ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप फारग हो गई है, उसकी फौजी ताकत ख़त्म हो गई है, वो मिसाइल नहीं चला सकता, उसकी एयरफोर्स ख़त्म हो गई है, उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रेडार सब ख़त्म हो गया है, तो उस वक्त जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई तो ईरानी बटन पे उंगलियां रख के बैठे हुए थे। यानी ऐसा लगता है कि ईरानी उंगलियां ट्रिगर के ऊपर रख के बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करता है। अगर वो ऐलान करता है जंगबंदी का, अमन का, तो उसका रद्द-ए-अमल अलग होता। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी पत्थर के ज़माने में धकेलने की, तो ईरान ने एक ज़्यादा भरपूर और मरबूत हमला किया इसराइल और अमेरिकी अड्डों के ऊपर। ये अल जज़ीरा इंग्लिश ने रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए कि ईरान की हमले करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, फौजी नुक्ता नजर से ईरान तबाह हो गया है, एन उस तकरीर के बाद ईरान ने एक बहुत भरपूर हमला किया जो पहले वाले हमलों से ज्यादा शदीद था और ज्यादा ताकतवर था, अमरीकी अड्डों पे और इसराइली शहरों पे। तो ये हमले करके ईरान ने पैगाम दिया है कि वो भी सरेंडर नहीं करेगा, वो लड़ना चाहता है। यहां चाइना का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बयान जारी किया कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह यह नहीं है कि ईरान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह गैर कानूनी फौजी ऑपरेशन है जो किया जा रहा है ईरान के ऊपर। बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। मैक्रोन के साथ कितनी बदतमीजी की डोनाल्ड ट्रंप ने, एमबीएस के साथ भी की। देखें, मोहम्मद बिन सलमान ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैक्रोन फ्रांसीसी सदर, उसने जवाब दिया। जब आप अवामी नुमाइंदा होते हैं और आप वोट लेकर आते हैं ना, तो फिर आपकी बहादुरी किसी और तरह की होती है। जब आप बादशाह होते हैं तो आपको चीज़ें और तरह मैनेज करने की आदत होती है। तो सऊदीज जो हैं वो बदला लेते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते, लेकिन वो अपने टाइम पे बदला लेते हैं और वो बहुत इंतज़ार करते हैं, बदला छोड़ते नहीं हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मैक्रोन का स्टेटमेंट आया है। उसने कहा जी ईरानी न्यूक्लियर का जो हल है वो जंग तो है ही नहीं, यानी लड़ाई के जरिए से आप ये न्यूक्लियर वाला मसला ईरान का आप हल नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ना ही ताकत के इस्तेमाल से आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है। साफ कह दिया उसने कि आप ताकत का इस्तेमाल करके आबना हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते, यह बिल्कुल गैर हकीकी है। और वो जो बीवी ने हमला किया मैक्रोन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसकी बीवी उसको मारती है, उसके चेहरे का भी इलाज चल रहा है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, तो उसके ऊपर भी मैक्रोन ने जवाब दिया। जब पूछा गया मैक्रोन से, तो उसने जो रिस्पांस किया, उसने कहा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलता है और उसके जो रिमार्क्स होते हैं वो ना तो एलिगेंट होते हैं और ना उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, लेकिन वो अपने रुतबे और मेयार का एहसास भी नहीं करता जब वो बोलता है, और उसके अल्फाज के अंदर कोई डिसेंसी भी नहीं है। और मैक्रोन ने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के मैनर्स अच्छे नहीं हैं। अब जो मैरियो नोफेल है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी फ्रांस के अंदर ना इस किस्म की बात को एक ऐलान जंग के तौर पे देखा जाता है। तो फ्रांस भी शदीद अब नाराज रहेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका एक एक करके अपने इत्तेहादी खोता चला जा रहा है। बहरहाल मैक्रोन का जवाब आ गया, उसने कहा जी ये बहुत ज़्यादा बोलता है, इसको बोलने की आदत है, इसको पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, जिस मरतबे पे ये बैठा हुआ है इसको इसका एहसास ही नहीं है, ना ये इस मेयार पे पूरा उतरता है, तो इसको मैनर्स आने चाहिए। इस किस्म की बात जो है वो मैक्रोन ने जवाब दिया। नाज़रीन, अरब ममालिक इस मामले पे तकसीम हो गए। अरब ममालिक को अगर आप देखें तो सऊदी अरब एक तरह से अब खामोश है, वो लीड नहीं कर पा रहा। अगर सऊदी अरब लीड करता तो अरब ममालिक इकट्ठे हो जाते। तो सऊदी अरब ना तो इस लड़ाई में उतरना चाहता है और ना इस लड़ाई से मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहा है, ना इसकी मुखालफत कर रहा है, ना पूरी तरह से इसकी हमायत में मैदान में उतर रहा है। तो सऊदी अरब की जो ये कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है, देखिए वो अपनी तरफ से क्लियर है, उनको पता है कि अमेरिका और इसराइल को फौरी तौर पे ईरान को तबाह कर देना चाहिए, वो ये चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई में खुद उतरें, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी अपनी तबाही भी होगी, उससे वो गुरेज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हमने जिनको पैसा दिया वो हमारी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के आके हमें बता दें जनाब हमने ये कर दिया, हमें ना लड़ना पड़े, वरना ईरान वापस हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। तो सऊदी अरब लीड नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से अरब ममालिक तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ही लीड लेता है तो सब इकट्ठे रहते हैं। जो यूएई है उसका बार बार इस बात के ऊपर असरार है, वो दुनिया पे जोर डाल रहा है कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जाए।
बहरीन का पहले ऐसे मुतालबा था, लेकिन वो अब इसमें से निकल गया और बहरीन ने कहा कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम है ही नहीं किसी जंग का हिस्सा। कतर ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया कि हमने हमसायों ने यहीं पे रहना है और इकट्ठे रहना है, हम नहीं चाहते किसी लड़ाई का हिस्सा बनना। कुवैत जो है वो भी खामोश है सऊदी अरब की तरह। ओमान, उसने पोजीशन बड़ी वादे कर दी थी पहले ही। ओमान ने कहा जी हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, ये गलत है। उन्होंने इसराइल की मुखालफत की थी, ईरान की हमायत की थी। और अगर आप चले जाएं उर्दन, तो उर्दन खामोश है, लेकिन वो इसराइल के साथ रहेगा, अमेरिका के साथ रहेगा। उन्होंने अपनी साइड चुनी हुई है हमेशा से, वो इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा दिखाई देता है वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो बेहतरीन इत्तेहादी है कि इसराइल को मैसर है, अमेरिका को वहां पे मैसर है। तो अरब ममालिक में एक तकसीम पैदा हो गई है। ऐसे में ईरानी सफीर जो है पाकिस्तान में, उन्होंने एक सवाल उठाया। ये सवाल अहम है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जो सालिस है वो अमेरिका की जमानतों पर एतमाद कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में जो ईरानी सफीर है, ये उनका सवाल है। जब उनसे सवाल किया गया मुज़ाकरात की ख्वाहिश पे, तो सादी बात यह थी कि अमेरिका के ऊपर एतबार कौन करे। हम तो नहीं करते, ईरान तो एतबार नहीं करता अमेरिका पे, लेकिन जो सालिस है यानी पाकिस्तान या तुर्की या मिस्र या बाकी जो ममालिक हैं, वो अमेरिका की इस बात पे, यकीन दहानी पे मुतमईन हो जाएंगे कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं आएगा, या अमेरिका जो कहेगा उसके ऊपर बिलीव करेंगे। क्योंकि अमेरिका ने धोखे दिए हैं, वादे तोड़े हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें और चीजें की हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन पे एतबार कौन करेगा। 2 मरतबा मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों दफा उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब ईरान एतबार करने को तैयार नहीं, और गारंटी कौन देगा। जो गारंटर हैं या सालिस हैं, क्या वो अमेरिका पे एतबार कर सकते हैं। ये सवाल ईरान ने उठाया और ये सवाल ठीक है, वैलिड है। नाज़रीन, अब 2 खबरें पाकिस्तान में से। एक खबर तो ये है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है। खबर ठीक है, इमरान खान साहब के वकील जो हैं खालिद साहब, वो भी गए हुए थे, खालिद यूसुफ चौधरी, जेल में इमरान खान साहब का वकालतनामा उसके ऊपर दस्तखत करवाने हैं ताकि अपील दायर की जा सके। तो उनकी अपील दायर करने के लिए दस्तखत चाहिए और मुसलसल उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं करवाई जा रहे। अब तीसरी मरतबा इमरान खान के वकील जेल में पहुंचे और जेल के हुकाम की जानिब से घंटों उन्हें इंतजार करवाया गया और दस्तखत करवाने की इजाजत नहीं दी गई। यह महज इंतजामी ताखीर नहीं है, बल्कि इंसाफ के अमल में खुली मुदाखलत है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। यह एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत अपील की कानूनी मुद्दत ज़ाया कर दी जाएगी और बाद में अदालत कहेगी जनाब इमरान खान साहब ने अपील क्यों नहीं की, और टाइमली अपील करनी चाहिए थी, आपने पहले अपील क्यों नहीं की। तो अब इसका एक तरीका है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को चाहिए कि इमरान खान के दस्तखतों के बगैर अपील जमा करवा दें और साथ इमरान खान साहब के दस्तखतों वाला एक बल्ला भी जमा करवा दें। बहुत सारे बल्ले पड़े हुए हैं ना जिनमें इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। तो एक बैट ले जाए अदालत में, इमरान खान साहब की अपील जमा करवाएं और साथ में वो बल्ला जमा करवा दें अदालत में। और जब पूछे रजिस्ट्रार या अदालत, तो वहां पे जाके कह दें जनाब दस्तखत वो करवाने ही नहीं दे रहे, हमारे पास तो ये उसका ऑटोग्राफ पड़ा हुआ है, हम लेकर आ गए, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और अदालत कल को ये ना कह सके कि जनाब आपने टाइम ज़ाया कर दिया है। अदालत को इसके अंदर फरीक बनाए, अदालत को यह कहें जनाब दस्तखत नहीं हो रहे, टाइम ज़ाया हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है, इंतजामिया की है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनके वकला का कोई कसूर नहीं है। टेक्निकली फंसाते हैं कि टाइम बार्ड कर दो, टाइम ज़ाया कर दो, बाद में अपील ही ना सुनो कि जनाब आप टाइमली क्यों नहीं आए, आपको उस वक्त याद क्यों नहीं आया। जैसा काजी फायदी सा कहता था ना, जब लोग सांस नहीं ले पा रहे होते थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते थे, हर तरफ इगवा चल रहा होता था, उस माहौल में वो तवक्को कर रहा था कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में चल चल के सारे आएंगे। कैसे आएंगे भाई, बाहर बंदे खड़े हुए हैं ISI के, वो उठा लेते हैं, बंदे को मारते हैं, गायब कर देते हैं। इस पे बात नहीं करता, कई महीनों के बाद कहता है जनाब आप पहले क्यों नहीं आए। तो ये अदालत का एक तरीका वारदात है पाकिस्तान में, अदलिया का और हुकूमत का। तो इसका तरीका ये है कि आप ले जाएं एक अपील बना के, साथ एक बल्ला ले जाएं जिसपे इमरान खान साहब के ऑटोग्राफ है, या कोई शर्ट ले जाएं जिसपे इमरान खान साहब के ऑटोग्राफ है, वो जाके अदालत के हवाले करें जनाब कि ये इमरान खान के दस्तखत हमें मैसर है इस वक्त, और ये जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो तो करवाने नहीं दे रहे। सादा तरीका तो ये है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए, ये जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रॉ मटेरियल होता है। इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फ़ायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, खाद भी बनती है, तो ये बहुत काम आती है।
अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपए लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी कोई पॉलिसी सामने लेकर आए, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे, वो पॉलिसी दे देना। या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें। या तो ये कर दें, सारा गोबर खुद ही गायब हो जाएगा, लोग उससे बायोगैस बना के पूरे पूरे इलाके को गैस देंगे, जो तरीकाकार होता है। लेकिन पॉलिसी कोई नहीं है, गोबर का टैक्स इन्होंने लेना है। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स जरूर लें लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आप लेते हैं। लेकिन यहां पे आवेगा वही बिगड़ा हुआ है, इनको तो जहाज चाहिए अयाशियों के लिए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।